प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। उम्मीद होगी कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, पीवाईक्यू के रूप में यूजीसी नेट 2025 के कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं और इन्हें हम व्याख्या कराते हुए आपको हल कराएंगे। उम्मीद है कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे और मेरा साथ देते रहेंगे। चलते हैं प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मेरा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं को कार्यक्रम के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कहते हैं कि कविप्रिया, केशवदास, प्रेम वाटिका, रसखान, हरिचरित्र, लालदास, प्रेम सागर, लल्लू लाल, सुदामा चरित्र, नरोत्तम दास। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। क्या है? बी। अब हम आपको व्याख्या कराते हैं कि हरिचरित्र लालदास की रचना तो है, परंतु इसका अभी तक कोई प्रकाशन वर्ष प्राप्त नहीं होता। बात करेंगे सुदामा चरित्र, ये 16वीं सदी की रचना है और ये नरोत्तम दास की रचना है। कविप्रिया 1601, केशवदास, प्रेम वाटिका। कविप्रिया को बता दें, कविप्रिया 1601 की रचना है और केशवदास को तो आप जानते हैं, इनके द्वारा इसे लिखा गया है। प्रेम वाटिका 1614, ये रसखान द्वारा लिखी गई रचना है। प्रेम सागर 1809, लल्लू लाल। इसी प्रकार अपने प्रश्न का सही उत्तर होता है बी। प्रिय विद्यार्थियों, अगले प्रश्न पर चलते हैं बिना झिझक के कि चीप की दावत कहानी से दिए गए निम्नलिखित संवादों में से कौन से संवाद श्यामनाथ की पत्नी के हैं? इन्हें पिछवाड़े उनकी सहेली के घर भेज दो और रात भर बेशक वहीं रहें, कल आ जाएं। अगला ऑप्शन है, तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाज़ा बंद कर लें। कोई ढंग की बात हो तो भी कोई कहे, अगर कोई उल्टी सीधी बात हो गई तो चीप को बुरा लगा तो सारा मज़ा जाता रहेगा। वाह, कोई बढ़िया टप्पे सुना दो पत्थर अनार दे। जो वह सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी तो साथ ही बरामदा में जहाँ लोग खाना खाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। क्या है? बी। व्याख्या कराते हैं कि चीप की दावत ये भी सहानी की कहानी है। आप जानते हैं कि भी सहानी का जन्म 1915-2003 इनका जन्म वर्ष है। इनके कहानी संग्रह पहला पाठ 1957 में इस कहानी को संकलित किया गया है। इस कहानी में मध्य वर्ग के खोखलेपन व मूल्यांकन का चित्रण किया गया है। श्यामनाथ माँ और श्यामनाथ की पत्नी, इस कहानी के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 पात्र आते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित काव्य आंदोलनों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। आप जानते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर नई कविता, हालावाद, प्रकृतवाद, प्रयोगवाद, अकविता, इनको क्रम से लगाएं। पहले कौन आता है, उसके बाद में कौन आता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर तो बी है। आप देखते हैं कि सबसे पहले हालावाद आता है, उसके बाद प्रगतवाद के बाद आएगा प्रयोगवाद और प्रयोगवाद के बाद आएगा नई कविता। सबसे अंत में अकविता आती है। प्रिय विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि हालावाद का समय तो 1933 माना गया है और प्रकृतवाद की शुरुआत भी 1936 से होती है।
प्रयोगवाद 1943 अग्नितार शब्द के माध्यम से इसे अग्रणी बनाया है। नई कविता 1954 और अकविता को 1960 प्रकाशित माना गया है। प्रिय विद्यार्थियों, आगे प्रश्न है, कहते हैं कि लोभ पाप को मूल है, लोग मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए, या में नरक निदान। अंधे नगरी नाटक में उपयुक्त कथन किसका है? नारायण दास का, गोवर्धन दास का, महंत का या राजा का? प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है महंत जी। कौन कहता है? महंत जी। अंधे नगरी की बात करें, ये अंधे नगरी भारतेंद्र हरिश्चंद्र का एक नाटक है जिसका प्रकाशन वर्ष 1881 है और इसे नाटक के अंतर्गत भी इसे प्रहसन का रूप दिया गया है। भारतेंद्र ने राज व्यवस्था, जाति प्रथा और उच्च वर्गों की काहली और खुशामदी की तीखी और व्यंग आलोचना की है। प्रिय विद्यार्थियों, नाटक के दृश्यों की बात करते हैं। ये ब्राह्म प्रांत के अंत में महंत जी गोवर्धन दास को लोभ से दूर रहने का उपदेश देते हैं, क्योंकि गोवर्धन दास जब गांव की उस शहर के अंदर, बाजार के अंदर जाता है और उसे सारी चीज़ मद्दी मिलती है, बहुत सारी मिठाई लेकर के आता है। लोभी स्वार्थ गोवर्धन दास कहता है, गुरुजी ना ना, मैं तो इसी शहर में रहूँगा और खा के अपनी हेल्थ को बनाऊँगा। परंतु गुरुजी कहते हैं, बेटा ना। तभी उपदेश देते हैं और कहते हैं कि लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान, और लोभ कभी नहीं कीजिए, यह में नरक निदान। प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता है मुख्य रूप से इसमें 3 ही पात्र हैं, महंत जी, नारायण दास और गोवर्धन दास। प्रिय विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है कि तमस उपन्यास से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तमस की रचना रावलपिंडी शहर से जुड़ी भी कहानी की स्मृतियों के आधार पर हुई है। तमस की ज़्यादातर घटनाएं और उनसे जुड़े चरित्र वास्तविक हैं। इस उपन्यास में नाथू और उसकी पत्नी दोनों वास्तविक पात्र हैं। अंग्रेज अधिकारी रिचर्ड से फसाद दक्कनों का हर संभव प्रयास करता है। तमस प्रथम विश्व युद्ध के समय की कथा है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर तो ए है। क्या है? ए। अब हम व्याख्या कराते हैं। आप जानते हैं ये तमस उपन्यास 1973 बीस साहनी का है और बीस साहनी के जन्म के बारे में मैंने अगले प्रश्न में भी चर्चा की है। आप देखिए, यूजीसी नेट के लिए भीष्म जी कितने महत्वपूर्ण हैं। इनकी 2 से 3 प्रश्न इनसे एग्जाम में दिए जाते हैं। तो भीष्म साहनी का जन्म 1915 में होता है, इनकी मृत्यु 2003 ईस्वी में होती है। इनके द्वारा ये उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास है। आप जानते हैं तमस का शाब्दिक अर्थ है अंधकार, यानी अंधकार ज्ञान। तमस खंड 2, पहला खंड में 13 प्रकरण हैं और दूसरे खंड में 14 से 21, यानी 8 टोटल अगर इनकी संख्या की जाए तो कितनी हो जाती है? 21। तमस की रचना कुछ सत्य कथन हैं, उन्हें हम प्रस्तुत करते हैं आपके समक्ष कि तमस की रचना रावलपिंडी शहर से जुड़ी भी कहानी की स्मृतियों के आधार पर हुई है। तमस की ज़्यादातर घटनाएं और उनसे जुड़े चरित्र वास्तविक हैं। नत्थू और उसकी पत्नी काल्पनिक पात्र हैं। रिचर्ड्स फसाद रुकवाता नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम दंगे भड़काना चाहता है। तमस का प्रकाशन तो 1973 ईस्वी है, जबकि प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। मैंने सभी प्रश्नों की व्याख्या विस्तार से आपको समझाई है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों कि प्रेम ने मनुष्य को मनुष्य बनाया,
प्रेम ने मनुष्य को मनुष्य बनाया, भय ने उसे समाज का रूप दिया, अहंकार ने उसे राष्ट्र में संगठित कर दिया। उपयुक्त उद्धरण शेखर एक जीवनी भाग 1 के किस खंड से उद्धृत किया गया है? उषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष, पुरुष और परिस्थिति। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, उषा और ईश्वर। अब हम आपको उसका शेखर एक जीवनी 1941, आगे का जन्म 1911 में और 1987 में होता है। ये पूर्व दीप्त शैली पर आधारित उपन्यास है जिसमें व्यक्ति स्वतंत्रता की खोज करता है। आपको बता दें, इस उपन्यास के 2 भाग हैं। प्रथम भाग को उत्थान के नाम से जाना जाता है और दूसरे भाग को हम संघर्ष के बाद नाम से जानते हैं। उषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष, पुरुष और परिस्थिति, पुरुष और परिस्थिति, बंधन और जिज्ञासा, शशि और शेखर, धागे और रस्सियाँ। प्रिय विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, ये सारस्वत देश तुम्हारा तुम हो रानी, यह सारस्वत देश तुम्हारा तुम हो रानी, फिर आपको संबोधित करते हुए कामायनी में किसने क्या कहा है? कि स्वप्न संघर्ष में मनु ने, स्वप्न संघर्ष वो सर्ग में श्रद्धा ने, संघर्ष सर्ग की श्रद्धा ने, या संघर्ष सर्ग में मनु ने। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर की बात करेंगे तो डी होता है संघर्ष सर्ग में मनु। कामायनी 1935 ईस्वी की रचना है। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में होता, 1937 में होता है और उन्हीं के द्वारा रचा गया ये एक छायावाद की महाकाव्य के रूप में से जाना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, कामायनी में 15 सर्ग हैं और अक्सर सर्ग के बारे में पूछ लिया जाता है तो कभी सर्ग को क्रम से पूछ लिया जाता है, कभी मिलान के लिए पूछ लिया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम आपको सर्गों का ज्ञान कराते हैं कि चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, एड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्भीत, दर्शन, रहस्य, आनंद। प्रिय विद्यार्थियों, मन मनु का प्रतीक है, हृदय श्रद्धा का प्रतीक है और बुद्धि इड़ा बहुत चतुर थी, इसीलिए उसे बुद्धि का प्रतीक माना गया है और मानव कुमार का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत जुग जुग परत, जिहि चितवत एक बार। उपयुक्त दोहा किस कृति से संकलित है? ब्यारी सस्सी, अंग दर्पण, ऋष प्रबोध, काव्य और कलाधर। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, अंग दर्पण। आप जानते हैं कि अंग दर्पण 1737 ईस्वी सैयद गुलाम नबी, इन्हें रसलीन के नाम से जाना जाता है, जिनमें अंगों का उपमा उत्प्रेक्षा से युक्त चमत्कार वर्णन है। सूक्त के चमत्कार के लिए ये ग्रंथ काव्य रसिकों में बराबर विख्यात चला आया है। प्रिय विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है कि ऐतिहासिक भौतिकवाद से संबंधित निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? कि मार्क्स के अनुसार समाज का आर्थिक ढांचा ही इतिहास का मूलभूत निराधक तत्व है। उत्पादन में साधनों का स्वरूप सामाजिक संबंधों का निर्धारित नहीं करता। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद यह बताता है कि समाज को उत्पादक शक्तियां निरंतर स्थिर रहती हैं। मार्क्स के अनुसार अब तक का सारा मानव इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है।
मार्क्स के अनुसार सामंतवाद पूंजीवाद की चरम अवस्था होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर ABC, BE, BE या CD नहीं, ABC, BDE या AD या AC। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है C, A और D। कार्ल मार्क्स आप जानते हैं, कार्ल मार्क्स 1818-1883 ईस्वी। मार्क्सवाद कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर आधारित एक विचारधारा है जिसके मूल में बराबरी पर आधारित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना है। मार्क्सवाद के सिद्धांतों को 4 भागों में व्यक्त किया गया है: द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष का इतिहास सिद्धांत, ऐतिहासिक भौतिकवाद और अतिरिक्त मूल्यों का सिद्धांत। ये विद्यार्थियों, ऐतिहासिक भौतिकवाद के बारे में चर्चा करते हैं कि ऐतिहासिक भौतिकवाद का अभिप्राय इतिहास के किसी भी युग में समाज के आर्थिक संबंध समाज को प्रगति का रास्ता तैयार करने तथा राजनीतिक, कानूनी, सामाजिक, बौद्धिक और नैतिक संबंधों का स्वरूप निर्धारित करने में से है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज का आर्थिक ढांचा ही इतिहास का मूलभूत त्रिघटित तत्व है। मार्क्स के अनुसार अब तक का सारा मानव इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। प्रिय विद्यार्थियों, अपना अंतिम प्रश्न है। समय कम होने के कारण मैंने 10 प्रश्न ही लिए हैं, क्योंकि अधिक बड़ी क्लास होने के कारण आपको ऊब सी उत्पन्न होती है। ये 10 प्रश्न ही मत मानिए, ये 100 प्रश्न मानिए। आप इनको नोट्स बनाते चलें तो आपको 2 वर्ष की जगह 1 वर्ष में भी सफलता प्राप्त होगी। चलते हैं प्रश्न की तरफ कि दलित आंदोलन में से संबंधित निम्न में से कौन सा तथ्य सत्य है कि महात्मा फुले ने 1863 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। 1913 में गुजरात विधानसभा ने दलितों के लिए सार्वजनिक सुविधाओं और संस्थाओं के उपयोग का समान अधिकार दलितों के लिए प्रस्तावित कर पारित किया। डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में दलितों ने साइमन कमीशन का समर्थन किया। गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर ने डाल्टन के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी और गांधी जी सिद्धांत से पृथक निर्वाचन मंडल के समर्थक थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, यानी सी और डी। अब आपको हम व्याख्या करते हैं कि दलित आंदोलन से संबंधित सही कथन है। डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में दलितों ने साइमन कमीशन का समर्थन किया था और गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की थी। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको ये प्रश्न हल कराए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने हित के साथ साथ मेरा भी हित रखेंगे और निरंतर मेरी वीडियो देखते रहेंगे और मैं इसी प्रकार वीडियो लाते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।